हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय पूरी ब्लॉग। और पिछले एपिसोड्स में तो आपने देख ही लिया कि मैं वंदे भारत से यात्रा करके पूरी आई हूँ और शाम को पूरी का फेमस गोल्डन सी बीच हमने एंजॉय किया। और आज निकल पड़ी हूँ श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के बिना तो पूरी आना ही अधूरा होता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी करवाती हूँ दर्शन श्री जगन्नाथ प्रभु के। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गई हूं मंदिर और मेरे एक पूरी के एक और ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम दर्शन करेंगे भगवान जगन्नाथ के। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर आ गई हूँ। आप पूरी के किसी भी जगह पर आप स्टे कर रहे हो, वहाँ से ऑटो, टोटो, रिक्शा, आज हमने रिक्शा लेकर यहाँ पर आए हैं। आप किसी भी चीज को लेकर, गाड़ी लेकर, प्राइवेट कार लेकर मंदिर तक आ सकते हैं। और मंदिर के बाद अब चलते हैं आगे और जैसे जैसे प्रक्रिया होगी मैं आपको। और आज हम रिक्शा लेके आए ना, इसका बहुत बड़ा एक फ़ायदा था कि अगर आप रिक्शा लेकर आते हैं तो आपको बिल्कुल मंदिर के पास यानी नरसिंह द्वार पर आपको पहुंचा देंगे। वरना क्या होगा ना कि आप ऑटो, टोटो से आओगे तो आपको बहुत दूर में रोक देंगे और फिर वहां से आपको पैदल आना होगा। और गर्मियों में पैदल आना, ओहो क्या बताऊं, मैंने तो झेल कर आई ही हूँ। खैर, भगवान के द्वार पर सब चलता है, यानी आपको भगवान के द्वार पर जाना है तो गर्मी सर्दी नहीं देखते हैं। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहली चीज़ की हमने, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल और किसी भी तरह का चमड़े का सामान यानी लेदर की चीज़ें अलाउड नहीं है, तो उनके लिए वहाँ पर स्टैंड होता है, जूता स्टैंड। वहाँ पर आपको मोबाइल भी रख लेंगे, बेल्ट, पर्स वगैरह रख लेंगे। सिर्फ हैंड पर्स जो होती है यानी पैसे वाला पर्स, बस वही लेकर जा सकते हो, बड़ा पर्स आप लेकर नहीं जा सकते हो। तो वहाँ पर हमने वो रख और उसके बाद निकल पड़े कि देखें क्या कहाँ से घुसना है। क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी, और पहले नहीं, मैं 3-4 साल पहले आई थी, लेकिन अभी एंट्री का जो सिस्टम है ना वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पूरे प्रांगण है ना, ये प्रांगण के अंदर तैयारी हो रही है, रथ यात्रा के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ये है मुख्य मंदिर, इसी में हमें अभी जाना है। और जाने के लिए ये देखिए कितनी भीड़ है। तो भीड़ के लिए सिस्टम क्या है अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो आप एंट्री देख रहे हैं उस शेड के नीचे, वहाँ से हमें जाना होता है। लेकिन वहाँ तक भी हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कि वहाँ तक भी पहुँचने के लिए हमें लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये रोड है, इसी रोड के बगल बगल से आपको जाना होगा। ये जो लोग चल रहे हैं ना, ये सभी लाइन लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सभी लोग लाइन लगाएंगे, वहाँ से लाइन की होगी शुरुआत। तो चलिए हम भी चले लाइन लगाने के लिए। तो ये देखो भाई, ऐसी होती है भीतर लाइनें। तो गर्मियों में ये सज़ा से कम नहीं है, लेकिन ईश्वर की सज़ा है, बिल्कुल हमें सर आँखों पर है। लेकिन आपके साथ अगर बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 5 बजे सुबह या 4 बजे सुबह चले जाएं, या फिर रात को शाम को 7 बजे 8 बजे जाएं। अगर आप गर्मियों में 9 बजे के बाद जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस लाइन में लगभग 1 घंटे लाइन लगाने के बाद हमारी बारी आई भीतर जाने की। चलिए अब चलते हैं भीतर, और भीतर दिखाती हूँ भगवान जगन्नाथ की जो काष्ठ की मूर्ति आपको इस तरह की देखने को मिलेगी। और मूर्ति ऐसी क्यों है, इसकी पूरी कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी। हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण जब सो रहे थे, तब निद्रा अवस्था में उनके मुंह से राधे शब्द सुनाई दिया। अब उनकी रानियां रुक्मिणी एवं अन्य परेशान हो गई और राधा जी के बारे में अधिक जानकारी और विशेष जानकारी पाने के लिए अपनी सास रोहिणी जी के पास गई। रोहिणी जी ने कहा कि हाँ, मैं राधा जी के बारे में जरूर बताऊंगी, परंतु श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए सुभद्रा को द्वार पर खड़ा कर दिया गया, ताकि जब श्री कृष्ण आए तो उनकी जानकारी उन्हें मिल सके। अब रोहिणी जब श्री कृष्ण की कथा सुना रही थी और राधा जी की कथा सुना रही थी, तभी श्री कृष्ण बलराम वहां पर आ पहुंचे और अपनी शक्तियों द्वारा रोहिणी जी के द्वारा सुनाए गए वही कथा को रस ले लेकर सुनने लगे। और सुनने में इतने मगन हो गए कि बिल्कुल जड़वत हो गए। तभी संजोग से नारद जी का उसी समय वहां पर आगमन हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण का वह जड़वत रूप देख लिया तो अचंभित रह गए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि जैसा रूप उन्होंने देखा है जड़वत रूप, वही रूप धरती वासियों के लिए भी उपलब्ध हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तब नारद जी के और अधिक निवेदन करने के पश्चात
उन्होंने बताया कि श्रीपुर धाम यानी नीलांचल धाम में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा मेरा मंदिर बनवाएंगे, तब मैं उसमें स्थापित हो जाऊंगा। कालांतर में वही नीलांचल धाम पुरुषोत्तम के नाम पर पुरी कहलाया। अब ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न को एक दिन स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि कल तुम्हें समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का कुंदा मिलेगा, तुम उससे मेरा भील राज के द्वारा सुझाया गया रूप बनाओ। और इंद्रद्युम्न ने देरी न करते हुए उस कुंदे को मंगवाया और अब मूर्ति बनवाने की समस्या आन खड़ी हुई। कुंदा तो मिल गया था, लेकिन मूर्ति कौन बनवाएगा? तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह मूर्ति बनाना जानता है, मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तो उसने वह शर्त बताई कि वह अगर काम करेगा तो कोई उसे जब तक काम खत्म न हो जाए कोई उसे आवाज न दे, कोई उसे बुलाए नहीं, और वह ये काम 21 दिन तक एक बंद कमरे में करना चाहता है। तो राजा ने उसकी बात मान ली। राजा की पत्नी गुंडीचा देवी रोज ध्यान लगाकर और कान लगाकर वृद्ध के काम करने की आवाज को, उसके औजारों से निकलने वाली आवाज को सुनती थी। 15 दिन के बाद एक दिन जब कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो उन्होंने कौतूहलवश और चिंता से दरवाजे को खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला वह वृद्ध अदृश्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि वह वृद्ध स्वयं विश्वकर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने ही यह रूप उनका बनाया है। लेकिन अपना वचन तोड़ देने का राजा और रानी दोनों को बहुत पछतावा हुआ, और उस दिन भगवान की जो प्रतिमा बनी थी वो सिर्फ अधूरी ही थी, और तब से यह काष्ठ की अधूरी प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। तो हमने भी उनके अनोखे रूप के दर्शन कर लिए। दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, और ये जो आप देख रहे हैं ये है एग्जिट गेट। यहीं से दर्शन करने के बाद लोग बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद भी फिर से मैंने श्री जगन्नाथ प्रभु से अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए, सभी के लिए मन्नतें मांगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहाँ से वापस हम चले गए जहाँ हमने अपनी पर्स और बेल्ट वगैरह जमा करवाई थी ना, मोबाइल, वहाँ चले गए। वहाँ से उसे वापस ली, और मोबाइल वगैरह वापस लेने के बाद हमने ख़रीद लिया कुछ खाजा। ये यहाँ का मुख्य प्रसाद है, तो हमने भी अपने मित्रों परिजनों के लिए ख़रीद लिया। वैसे प्रसाद की बने बने पोटलियाँ मिलती हैं, फिर ये सारे सामान जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं। यानी पूरी में आपको हर तरफ यही सारी चीज़ें मिलेंगी। पूजा के सामान होगा, खाजा होगा, और हाथ से बनी बहुत सारी वस्तुएँ मिलेंगी। तो हमने भी यहाँ पर छोटी मोटी शॉपिंग कर ली, और कुछ जो है अपनों को देने के लिए मैंने यहाँ पर से कुछ भगवान के जो मूर्तियाँ हैं छोटे छोटे वो भी ले लिए, और वहाँ से फिर से वापस कर लिया रिक्शा, और रिक्शा से हम चल पड़े सी बीच की तरफ जहाँ हमने अपना होटल लिया हुआ था। और रिक्शे से वहाँ जाने में हमें लगे सिर्फ 10 से 15 मिनट हमें लगते हैं बस। वैसे तो रहने के लिए पुरी में आपको बहुत सारे धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, और वो भी मंदिर के साइड में। बहुत सारे लोग मंदिर की तरफ रहना पसंद करते हैं, पर हमने ये बीच का इलाका पसंद किया था। तो चलिए भाई, आ गया हमारा डेस्टिनेशन और उतर पड़ी हूँ। अब चलिए पूरी कहानी रूम में चलकर सुनाती हूँ। हम लोग पूजा करके वापस आ गए हैं, और मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अगर आप आते हैं ऐसे तो यहाँ 365 दिन और कहते हैं 24 घंटे भीड़ ही रहता है, लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हैं तो भाई तैयार रहिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। और वहाँ तो मैंने दिखाया ना कि मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और वो जो घुसने का सिस्टम मैंने दिखाया बिल्कुल ऐसे बना के जाते ना, क्यू सेक्शन बना दिया गया है। तो खैर अच्छी बात है, बनाया गया है, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन पूजा का क्या सिस्टम बताती हूँ कि भीतर जब आप जाते हैं तो प्रसाद खरीदना होता है। ये भी आपकी टोटल इच्छा पे, आप चाहे तो दर्शन करके आ सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। तो प्रसाद हमने लिया है, ये प्रसाद लिया है हमने। ये जो टोकरियाँ आप देख रहे हैं बांस की, इसमें हमने प्रसाद लिया है। अब क्या प्रसाद है दिखाती हूँ, फिर उसका सिस्टम बताती हूँ। तो ये हमने लिया है प्रसाद, और भीतर कराई गई थी हमें पूजा। तो ये फूल है और ये तुलसी दल है, जैसा आप देख ही रहे हैं। और ये खाजा प्रसाद है यहाँ का फेमस, यही यहाँ पे चढ़ाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। तो इसमें कुछ खाजा है और कुछ इस तरह की मिठाइयाँ हैं भीतर, और ये दोनों टोकरी में सेम है। और यहाँ पे ना गीला प्रसाद भी मिलता है, उसमें चावल होते हैं, दाल होते हैं, और मीठी चटनी होती है, डालमा होता है, लेकिन वो हमने नहीं लिया है, वो प्रॉब्लम होती है ले जाने में। वैसे उसे भी हंडी में करके दिया जाता है, लेकिन वो हमने नहीं लिया है, हमने सूखा प्रसाद लिया है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी दर्शनीय स्थान से जब अपने जगह पर वापस जाते हो तो हमारे मित्रगण होते हैं, हमारे परिजन होते हैं, उन्हें भी उम्मीद होती है कि हमें भी प्रसाद मिले।
तो इतने थोड़े से प्रसाद में आप देख रहे हैं कि सभी को हम बांट नहीं पाएंगे, सभी को प्रसाद जो वितरण नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमने अलग से कुछ खाजा भी लिया है। ये देखिए इस तरह से ये खाजा लिया है। तो ये खाजा है, तो मैं दिखाती हूँ इसके अंदर खाजा होता है। तो ये खाजा है, अलग अलग कीमतों का खाजा, ये बाहर से हमने लिया है। इसका खाजा मैंने दुकान भी आपको दिखाई थी, और ये अमूमन 200 रुपये किलो अच्छा खाजा बिल्कुल खस्ता आपको मिल जाएगी। जो तीनों हमने लिए हैं ये 200 रुपये किलो लिए हैं। और जहाँ पर खाजा लिया मैंने वहाँ पर फूल की वो जो धूप की बत्ती होती है ना, वो मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको प्रसाद अलग से लगा कर बहुत सारे जगहों पर वो मिलता है। और साथ में एक चीज हमने ली है, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है जगन्नाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं छोटी छोटी सी। ये अपने पूजा घरों में स्थापित करने के लिए हमने लिया है। आप अपने परिजनों को दे भी सकते हो निशानी के रूप पर कि आप आए हैं। वैसे निशानी के तौर पर यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाथ में बांधने का कलेवा हो गया, गले में पहनने का धागा हो गया, लॉकेट्स हो गए, बहुत सारी चीजें। मतलब आपकी इच्छा पर है, जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितना ज्यादा मार्केट घूमेंगे, उतने ज्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे। और साथ में और एक चीज हमने ली है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। ये है, ये भी जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा है। इसे मैं अपने पूजा के स्थान पर स्थापित करूंगी। और इसमें खास क्या है देखिए, है ना। चलो अब इसे रख देती हूँ। कैसी लगी? ऑब्वियसली बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और भगवान जहाँ मैं जाती हूँ ना, वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करती हूँ। इससे मन को भी शांति मिलती है और एक याद के रूप में रह भी जाता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को समेटती हूँ और अब नाश्ता करने चलेंगे। अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जैसा मैंने कई बार आपको कहा भी है कि जब हम दर्शन करने किसी जगह पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने मन में सोच कर जाते हैं। ये बातें कहीं नहीं जाते, बट इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचता ही है। तो हमने भी सोचा था कि नहीं, आज दर्शन करके ही नाश्ता करेंगे। तो हमने अभी तक कुछ नहीं खाया और अभी 10:30-11 बज चुके हैं। और हमें आज थोड़ी सी हड़बड़ी भी है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वो पूरी स्टेशन से है 1:50 पर वापस है वंदे भारत। या एक वीडियो जो आपने देखी है ना, ये वीडियो सेम नहीं होगा, होगा कुछ सरप्राइज। तो बस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फटाफट करने चलती हूँ नाश्ता। और वहाँ से हम पैदल ही निकल पड़े नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये जो सी बीच का इलाका है ना, वहाँ पर ढेरों ऑप्शन है। मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पग पग पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो हमने भी एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोज कर और उसमें चले गए। अच्छी प्लेस थी, लेकिन मैंने कहा ना, हमें आज हड़बड़ी थी तो हमने बहुत ज़्यादा ऑप्शन ढूंढे नहीं। लेकिन वहाँ पर पूरियाँ डोसे वगैरह मिल रहे थे। तो सबसे पहले जो हमने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर किया था ये पूरी और आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी दी गई है, देखिए, आलू और मटर की सब्ज़ी। तो अच्छा ही लगा कि चलो नाश्ते में अच्छा ऑप्शन। और वैसे भी भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज हम पूजा करने गए थे तो कुछ खाया नहीं था। तो चलो पूरी सब्ज़ी ही सही। और उसके बाद हमने और भी कुछ ऑर्डर दिया था, और पूरियाँ बिल्कुल गर्मा गर्म दी गई थी, एकदम करारी। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, धुआं निकलता, लेकिन गर्मी में ये गर्मा गर्म पूरियाँ हो। लेकिन देखिए एकदम मैं पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी गर्म थी पूरियाँ। तो चलिए आपको आलू के साथ इसका टेस्ट बताती हूँ कैसा है। और पहली ही बाइट ली ना, मज़ा आ गया, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे आलू और पूरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में ये एक ऐसी डिश है जो नाश्ते में सबसे ज़्यादा खाई जाती, वो है आलू पूरी। और इसके बाद हमने ऑर्डर किया था ये उत्तपम। तो ये अनियन उत्तपम था, क्योंकि हमने डोसा कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि डोसा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमें 11 बज गए थे वहाँ जाकर। तो ये अनियन पे हमें अच्छा ही लगा, अनियन उत्तपम अच्छी तरह से सेका गया था दोनों तरफ। और इस अनियन उत्तपम के साथ दिया गया था ये सांभर। तो सांभर तो देखने से अच्छा ही लग रहा था। और ये दी गई थी चटनी। चटनी बाद में उन्होंने और दी, और ये उस समय थोड़ी सी कम थी। तो चलिए फटाफट अब खाऊं। तो गर्मा गर्म है ना, तोड़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन सॉफ्ट बहुत है, यानी ऊपर से करारी और भीतर से सॉफ्ट। और मैं तो ज़्यादातर चटनी ही प्रीफर करती हूँ उत्तपम वगैरह के साथ, सांभर अलग से खा लेती हूँ। अच्छा है ये भी। और मेरी हालत देखिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एसी बंद है, और गर्मी में एसी बंद, और वो भी खाना खाते समय। उसके बाद इतनी गर्मी लगी ना, हमने ले लिए ठंडी ठंडी सी लस्सी। और नाश्ता ख़त्म करके आ गए रिसेप्शन में। जी हाँ, बिल बिल करके अब निकलना है ना। तो ये रिसेप्शन का एरिया है पूरी होटल का। और ये देखिए हमारी तैयारी हो गई पूरी।
और ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हमें पूरी होटल जो हमने पहले से प्री बुक नहीं किया था वहाँ भी जाकर कमरा भी अच्छा लगा और पूरा होटल का जो एम्बियंस था वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और जब तक वो बिल करवा रहे थे तो मछलियों का मैंने थोड़ा सा डांस देख लिया। चलिए अब निकलती हूँ बाहर। और जैसे ही आप उस होटल से बाहर निकलोगे ना तो बाहर समंदर का नज़ारा और एकदम मेन रोड है और वहाँ पर आपको टोटो यानी जो ई रिक्शा होती है वो, फिर रिक्शा, ऑटो रिक्शा और सभी चीज़ें वहाँ पे, प्राइवेट कार, सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से हमने भी एक ई रिक्शा ले ली और वहाँ से निकल पड़े स्टेशन के लिए। और 1:50 पर हमारी ट्रेन थी, लेकिन हमने नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया बिल्कुल टाइम पर, क्योंकि इस एरिया से जहाँ सी बीच के पास मैं रुकी थी, गोल्डन सी बीच के पास, वहाँ से आपको 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपको लगेंगे स्टेशन पहुँचने में। तो हमें बस 15 मिनट में पहुँच गए स्टेशन। और वहाँ पे स्टेशन पर थोड़ा दूर आपको चलना पड़ेगा, यानी ऐसा बनाया गया है। और वहाँ पर वंदे भारत से मेरी वापसी की यात्रा होने वाली, यानी पुरी से खड़गपुर मैं जाऊँगी। और वो ट्रेन हमारी लगी हुई थी, क्योंकि वही ट्रेन जो 12:30 बजे पुरी पहुंचती है वापस 1:50 पर वापस आती है। और ये जो लोग अभी सवार हो रहे हैं वो इकोनॉमी क्लास में जा रहे हैं, लेकिन ना, आज मैं जा रही हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास में। इसकी एक्साइटमेंट ही अलग है और वीडियो भी बिल्कुल अलग होने वाला है। ये है E2 और इसमें ही हमें जाना है इस बार, एग्जीक्यूटिव क्लास। एक्साइटिंग। चलो चलो बढ़े आगे। तो यहाँ से मेरी बाकी की यात्रा देखिए मेरे अगले एपिसोड में। मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में, वंदे भारत के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।